नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का खुले दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से सबकी चल रही होगी। कुछ लोगों के नाम लेता हूं। शिव प्रकाश जी, डिंपल जी, इति, सिंह प्रिया, नवीन, राहुल देव जी, शिवानी, रवि, श्रुति, वाजिद। और कैसे सारे लोग? देखिए, कल लास्ट में नेटवर्क इश्यू हो गया था। मैं कुछ बात कह रहा था आपको, लेकिन बात हो नहीं पाई थी। तो पहले तो वही से शुरुआत करते हैं। आपको यह बता रहा था कि आज से, कल मैं बोल रहा था कि कल से, अर्थात आज का मतलब आज से एक पीसीएस प्री के संदर्भ में शाम को 6 बजे से आज से एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से रिवीजन सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और आपको जानकारी भी होगी कि 11 अक्टूबर के दिन, अगले महीने 11 अक्टूबर को पीसीएस प्री का पेपर है। शाम को आज से 6 बजे से मेरी क्लास होगी, फिर 7 बजे रमेश सर की क्लास होगी। कल से इसमें फिर मेरी क्लास होगी, फिर रमेश सर की क्लास होगी, इसमें फिर आशीष सर की ज्योग्राफी क्लास जोड़ ली जाएगी। तो 1-2 दिन के भीतर ही लगभग सारे विषयों की हम ऐसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक रिवीजन सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपसे ये बोलना चाह रहा था कि चूंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक प्रश्नों के माध्यम से उनका रिवीजन होगा। जैसे मैं अपने विषय की ही बात करूं तो प्राचीन भारत के इतिहास से इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से रिवीजन की एक शुरुआत हो रही है। जब आपका पेपर होगा तो आपके लिए, पर्टिकुलर आपके लिए स्पेशली अलग से होगा, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल पीसीएस बैच को ध्यान रख के हम लोग आज से पब्लिकली एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से रिवीजन सत्र का शुरुआत कर रहे हैं। और आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप में से भी सारे लोग उन वीडियोस को देखेंगे, आपकी तैयारी में और निखार होगा। ठीक है, कोई बात नहीं डिंपल जी, बाद में देख लीजिएगा। आज हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन भारत के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के 50 प्रश्नों का एक रिवीजन कराएंगे। तथ्यात्मक प्रश्न होंगे। उसका भी एक तरीका बता दूं कि मैं अपने विषय में कैसे अगले 20-25 दिन तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से रिवीजन कराऊंगा। एक दिन जैसे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 2 दिन में हड़प्पा सभ्यता कराएंगे। पहले दिन जो तथ्यात्मक प्रश्न हैं, तथ्य आधारित प्रश्न हैं, उनको लेकर के पब्लिक प्रश्नोत्तर क्लास। और दूसरे दिन अर्थात कल हड़प्पा सभ्यता के कॉन्सेप्ट वाले जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित 50-60 प्रश्न लेकर के कल की क्लास। अर्थात 2 दिन में एक टॉपिक को तथ्य और कॉन्सेप्ट अलग अलग बांट करके 2 दिन में एक टॉपिक को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा उससे। इस वजह से कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा, आपकी तैयारी और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होगी। तो उम्मीद करूंगा कि आप जरूर देखिएगा, टाइम निकाल करके। जरूरी नहीं 6 बजे ही, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा। ठीक है, चले। जी डिंपल जी, ठीक है। यही बात आपको कल कहना चाह रहा था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से बात नहीं हो पाई थी। चले शुरुआत करेंगे। देखिए, हम लोग मौर्योत्तर काल में देख रहे थे विदेशी मूल के राज्य देख रहे थे, विदेशी मूल के राजवंश। और इसमें सबसे पहले हमने बात किया हुआ था इंडो ग्रीक की। इंडो ग्रीक के बाद हमने बात किया शकों की। तीसरे नंबर पे हमने बात किया पहलव की। और आज हम कुषाण के संदर्भ में बात करेंगे। कुषाण कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर इस समय काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी, प्रश्न कभी कभी यहां से भी बनते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, कुषाण की बात करेंगे, ध्यान देंगे। कुषाणों को यूची या तोखारी भी कहा जाता था, आपको कल भी बताया हुआ था। यूची या तोखारी किसे कहा जाता है? यूची या तोखारी कुषाणों को कहा जाता है। इस कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो कुषाण वंश की स्थापना, नाम बड़ा ही उजूल फुजूल सा है लेकिन है प्रॉपर कुजूल, कुजूल कडफिसेस, कुजूल कडफिसेस के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। कुजूल कडफिसेस को लेकर के एक अलग से तथ्य कि भाई साहब बौद्ध धर्म के समर्थक थे। किसके? बौद्ध धर्म के समर्थक थे। कुजूल कडफिसेस के बाद अगला जो नाम आता है वो नाम आता है विम कडफिसेस का, विम कडफिसेस का। और विम कडफिसेस के संदर्भ में दो प्रमुख बातें हैं और इन्हीं दोनों बातों को लेकर के जब भी किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यही प्रश्न पूछा गया है। कौन कौन सी दो बातें? एक तो ये कि विम कडफिसेस के समय काल से ही भारत में नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत होती है। कल आपको बताया हुआ था कि सबसे पहले भारत में इंडो ग्रीक राजवंश के द्वारा स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत की जा रही है। इक्का दुक्का बार चलाया लेकिन बात आई गई हो गई। लेकिन विम कडफिसेस के समय काल से भारत में, अर्थात कुषाण राजवंश के विम कडफिसेस के समय काल से भारत में नियमित रूप से अब स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत होती है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके जो सिक्के मिले हुए हैं, इसके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति बनी हुई है। अब किसी के सिक्के पर शिव, नंदी, त्रिशूल आदि की आकृति अगर बनी मिले तो इससे क्या अंदाजा लगता है? इससे यही पता चलता है कि वह राजा कौन से धर्म का समर्थक होगा? शैव धर्म का समर्थक होगा। ठीक है, नहीं अभी लिखना नहीं है। यूची या तोखारी कहा जाता था। इस वंश की स्थापना कुजूल कडफिसेस ने किया था लेकिन बौद्ध था विम कडफिसेस। इसके बाद अगला राजा होता है। नियमित रूप से भारत में स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत विम कडफिसेस के समय काल से हुई और विम कडफिसेस के सिक्कों पर चूंकि शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति बनी हुई है जिससे यह पता चलता है कि विम कडफिसेस शैव धर्म का समर्थक था। इसके अलावा इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था कुषाण राजवंश का, वो था कनिष्क। कनिष्क को लेकर के 8-10 बहुत ही काम की बातें देखने को मिलती हैं। जैसे इसकी शुरुआत अर्थात इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, अर्थात 78 ईस्वी में यह राजा बना था और 78 ईस्वी को ही भारत में शक संवत के आरंभ का वर्ष माना जाता है और भारत सरकार शक संवत को ही, या भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन में शक संवत ही देखने को मिलता है। 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। 78 ईस्वी को शक संवत की शुरुआत का वर्ष भी माना जाता है। इसके अलावा इसका जो साम्राज्य था वो साम्राज्य कितना बड़ा था? तो कनिष्क का जो साम्राज्य था उसमें पश्चिम एशिया से लेकर पूर्व में कहां तक? बनारस तक, पूर्व में बनारस तक, जबकि उत्तर में कहां से? कश्मीर से दक्षिण में कहां तक? दक्षिण में सौराष्ट्र तक, सौराष्ट्र अर्थात गुजरात तक। अर्थात इसका जो साम्राज्य था वो उत्तर में कश्मीर से लेकर के सौराष्ट्र तक, यहां तक, पूर्व में ये बनारस है, यहां से ये लेकर के पूरा पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। जिसमें एक खास बात और भी है कि इसमें कुछ रूस का भी भाग, दक्षिण रूस का भी कुछ भाग इसमें शामिल था। अर्थात एक बहुत बड़ा साम्राज्य था कनिष्क का और इस बड़े से साम्राज्य में रूस का भी कुछ भाग शामिल था। बहुत पहले प्रश्न पूछा हुआ है। अब एक प्रश्न बनता है कि इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी कहां पे थी? अर्थात
कुषाणों की राजधानी कहां पे थी? तो इनकी राजधानी याद करेंगे पुरुषपुर थी। कहां पे? पुरुषपुर राजधानी थी। और पुरुषपुर कहां पे? तो वर्तमान जो पेशावर है उसे ही एक समय पुरुषपुर कहा जाता था। पेशावर या पुरुषपुर दोनों याद रखेंगे, दोनों में से कुछ भी प्रश्न बनेगा। एक दूसरी राजधानी भी बाद में इनकी बनती है, दूसरी राजधानी जो कि मथुरा में बनती है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, दूसरी राजधानी मथुरा। भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। पश्चिम एशिया से बनारस तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में सौराष्ट्र तक, और इस बड़े से साम्राज्य में रूस का दक्षिणी हिस्सा भी शामिल था। और इसकी राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर में थी, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा में देखने को मिलती है। बात करेंगे आगे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का यह अनुयायी था। कनिष्क की बात हो रही है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। याद करेंगे, बौद्ध था, बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, लेकिन बौद्धों में भी हीनयान का नहीं, कहां का? महायान शाखा का अनुयायी था। और इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कहां पे? कश्मीर में। आपको पहले ही से पता है, कश्मीर के कुंडल वन में। कहां पे? कुंडल वन या कुंडल वन में। और ये जो आयोजन हुआ, आयोजन को लेकर के भी एक प्रश्न बनता है कि किसके अनुरोध पर कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति सम्मेलन का आयोजन आहूत किया था, बुलाया हुआ था? तो कनिष्क के गुरु का नाम था पार्श्व। कनिष्क के गुरु का नाम था पार्श्व, और पार्श्व के ही अनुरोध पर कनिष्क ने चौथे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया हुआ था। एक तथ्य और यहां पे बनता है कि इसके कौन कौन से प्रमुख दरबारी रहे हैं। कनिष्क के दरबारी कौन कौन से रहे हैं? तो सबसे पहले तो गुरु पार्श्व इनके दरबारी रहे ही। चौथा बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, तो चौथे बौद्ध सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वसुमित्र, वो भी दरबारी। जो उपाध्यक्ष था अश्वघोष, वो भी इनके दरबारी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा शास्त्र के पुरोधा जिनका नाम था चरक भी इन्हीं के दरबारी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आएगा नागार्जुन का। नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत का आइंस्टीन किसे? नागार्जुन कहा जाता है। ये सारे के सारे किसके? कनिष्क के ये सारे लोग दरबारी थे। अब जब चौथा बौद्ध सम्मेलन हो गया, तो चौथे बौद्ध सम्मेलन के बाद कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में क्या भेजा? देश विदेश में दूतों को भेजा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे अशोक ने काम किया हुआ था। ध्यान से समझें, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहला नाम आता है अशोक का, दूसरे नंबर पे नाम आता है कनिष्क का, तीसरे नंबर पे नाम आता है हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन, ये तीन ऐसे राजा रहे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सर्वाधिक कार्य किया हुआ था। इसमें एक बात और राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कनिष्क का एक बार चीन से युद्ध हुआ था, और चीन से युद्ध हुआ था, और चीन का जो सेनापति था, सेनापति जिसका नाम था, बहुत प्यारा सा नाम है, पान चाओ ने कनिष्क को हराया था। अर्थात कनिष्क के हार की जानकारी यहां से मिल रही है। कनिष्क किससे हारा हुआ था? चीन से हारा हुआ था। चीन के किस सेनापति ने हराया था? पान चाओ ने हराया हुआ था। बात समझ में आ रही है? आसानी से बताएं। ठीक है, चले। कनिष्क के बाद अगले कौन कौन से राजा होते हैं? कनिष्क के बाद वाशिष्ठ अगला राजा होता है,
हुविष्य इसके बाद राजा होता है। और कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन होता है? तो अंतिम राजा वासुदेव होता है। ये याद रखने की जरूरत है। एक कनिष्क के बाद अगला राजा कौन हुआ? वशिष्ठ हुआ। वशिष्ठ के बाद हुविष्य हुआ और अंतिम राजा कौन होता है? वासुदेव होता है। कुषाणों के संदर्भ में एक दो बातें और देखने को मिलती हैं। कुषाण, एक शब्द आता है देवकुल। देवकुल, देवकुल क्या है? कुषाण राजा ऐसा करते थे कि मान लीजिए कनिष्क राजा हुआ, कनिष्क के पहले विम कटफिसेस था, कुजूल कटफिसेस था। तो कनिष्क ने क्या किया कि जो पहले के मृत राजा थे, जो पहले के मृत राजा थे, उनके सम्मान में उनकी मूर्तियों को मंदिर जैसी, मंदिर नहीं, मंदिर जैसी कुछ संरचना बनवा करके उनकी मूर्तियों की पूजा होती थी। फिर से समझेंगे, कुषाण राजवंश में जो पहले के मृत राजा रहे, उनको सम्मान देने के लिए उनकी मूर्तियों की स्थापना किसी मंदिर जैसी संरचना में करके पूजा प्रार्थना की जाती थी। और इस सिस्टम को क्या कहा गया? देवकुल कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा कुषाणों की उपाधियों की अगर बात करें तो कुषाण राजा किस प्रकार की उपाधि धारण करते थे? तो ये लोग देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। कौन सी उपाधि? देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। ये लोग सीजर की भी उपाधि धारण करते थे। ये जो सीजर की उपाधि थी वो यूनानियों से प्रभावित थी। यूनानी लोग सीजर की उपाधि धारण करते थे, तो कुषाणों ने भी यूनानियों से सीख लिया और भारत में कुषाणों ने भी इस उपाधि को धारण करना शुरू किया। इसके अलावा देवपुत्र उपाधि कहां से प्रभावित थी? तो ईरान से प्रभावित थी। कहां से? ईरान से प्रभावित थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि कुषाणों की राजभाषा क्या थी? तो कुषाणों की जो राजभाषा थी, बहुत बार यह भी प्रश्न पूछा हुआ है विदेशी, लेकिन इनकी राजभाषा क्या है? संस्कृत है। बात समझ में आई भाई? कुषाणों को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इस समय काल की अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे कुषाण। कुषाण डैश, कुषाण लिखेंगे कुषाण। इन्हें यूची या तोखारी भी कहा जाता है। इन्हें यूची या तोखारी भी कहा जाता है। यूची या तोखारी भी कहा जाता है। इस वंश की स्थापना कुजूल कटफिसेस ने की थी। कुजूल कटफिसेस ने की थी। देखिए तो ओम आ गए हैं क्या? कुजूल कटफिसेस ने की थी, जो बौद्ध धर्म का समर्थक था। टीचर्स बैच में क्लास कर दीजिए। जो बौद्ध धर्म का समर्थक था। इसके बाद
उसमें एक चीज और लिख दीजिएगा कि शाम को 6 बजे पब्लिक क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद विम कट फिसेस, इसके बाद विम कट फिसेस। अगला राजा हुआ लाल बहादुर जी। हिस्ट्री में ही लूंगा और संतोष सर वाले। विम कट फिसेस अगला राजा हुआ। इसी के समय से भारत में नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके सिक्कों पर शिव नंदी त्रिशूल, इसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति अंकित है। जिससे पता चलता है कि यह शैव धर्म का समर्थक था। यह शैव धर्म का समर्थक था। कुषाण राजवंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। हेडिंग डालेंगे कनिष्क। इसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी, जिसे शक संवत भी कहा जाता है। शक संवत भी कहा जाता है। कनिष्क का साम्राज्य
पश्चिम एशिया से लेकर पूर्व में बनारस तक, जबकि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में सौराष्ट्र तक विस्तृत था, सौराष्ट्र तक विस्तृत था, जिसमें रूस का भी कुछ भाग शामिल था। इस साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर ब्रैकेट में पेशावर थी। जबकि एक दूसरी राजधानी मथुरा में बनाई गई। कभी भी पेपर में कोई एक टिक करना होगा तो यही टिक करेंगे, पुरुषपुर, याद रखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क ने अपने गुरु पार्श्व के अनुरोध पर कश्मीर में चौथे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कराया था। सर, एक आपकी जो ग्रामीण विकास की क्लास होती है तो उसको थोड़ा सा और पहले कर लिया जाए। मतलब जैसे 5 बजे का टाइम था, 5 बजे, 5 सवा 5 कर दीजिए, ताकि बच्चे शाम को जो है 6 बजे तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, हाँ देख लीजिएगा, आज से हो चाहे कल। ठीक, कश्मीर में चौथे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कराया था, जिसके बाद ही
जिसके बाद ही कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में दूत भेजे थे। कनिष्क के दरबारियों में कुछ प्रमुख शामिल थे डैश। कुछ प्रमुख शामिल थे डैश। पार्श्व, कौमा वसु मित्र, कौमा अश्वघोष, कौमा चरक, कौमा नागार्जुन, साथ ब्रैकेट में भारत का आइंस्टीन, कौमा और भी एक दो नाम लिख लें। धर्मत्रात, कौमा दे करके धर्मत्रात। संघरक्ष, धर्मत्रात संघरक्ष। मातृचेट, ETC। एक लाइन और जोड़ेंगे इसी में। कनिष्क का मंत्री मतलब प्रधानमंत्री, कनिष्क का मंत्री मथर था। जबकि कनिष्क का इंजीनियर अजय सिलास था। चीन से हुए एक युद्ध में चीनी सेनापति चीन से हुए एक युद्ध में चीनी सेनापति पान चाओ ने कनिष्क को हराया था। पैराग्राफ चेंज करके कनिष्क के बाद क्रमशः वाशिष्क,
वासिष्क, हुविष्क, डॉट 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 कर देंगे, और भी लोग हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। डॉट 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 वासुदेव, वासुदेव के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे अंतिम। कुषाण वंश के राजा हुए, कुषाण वंश के राजा हुए। इसे लिखेंगे कुषाण राजा सामान्यतः, कुषाण राजा सामान्यतः देवपुत्र तथा सीजर जैसी उपाधियां धारण करते थे। देवपुत्र सीजर, और एक लिखे शाहानुशाही, शाहानुशाही, ये भी लिखे। देवपुत्र सीजर शाहानुशाही जैसी उपाधियां धारण करते थे। शाहा, ऐसे श लिखेंगे, शाहानुशाही। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको कि अशुद्ध लिखने से हमेशा बचेंगे, बाद में ये समस्या बन जाएगी बहुत बड़ी। अशुद्ध लिखने से हमेशा बचेंगे। शाहानुशाही जैसी उपाधियां धारण करते थे। एक लाइन और, कुषाण राजाओं ने कुषाणों ने अपने पूर्व के मृत राजाओं के सम्मान में देवकुल, देवकुल ब्रैकेट में मंदिर जैसी संरचना, मंदिर नहीं है, मंदिर की शुरुआत गुप्त काल में होगी, मंदिर जैसी संरचना ब्रैकेट में का निर्माण कराया था। एक लास्ट लाइन, कुषाणों की राजभाषा संस्कृत थी। बस चले, अब देखें मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा समझिएगा बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, नोट नहीं करेंगे, देखिए जरा। मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था, संपूर्ण प्राचीन भारत में अगर बात किया जाए तो किस समय काल की अर्थव्यवस्था सबसे सुदृढ़ थी, तो उसका उत्तर होगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में ही सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, चाहे शीशा हो, वगैरह वगैरह, सबको अगर मिला करके देखा जाए तो सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन मौर्योत्तर काल में हुआ था। अब जब सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन मौर्योत्तर काल में हो रहा है तो कॉमन सेंस क्या कहेगा, सिक्के सबसे ज्यादा कब मार्केट में लॉन्च होंगे, जब अर्थव्यवस्था की गति उन्नत होगी, व्यापार वाणिज्य ज्यादा होगा, लोगों के पास पर्याप्त पैसा है तो लोग खरीदारी ज्यादा करेंगे, तो अर्थव्यवस्था एक समुचित स्थिति में दिखाई पड़ेगी, उन्नत अवस्था में। तो संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास की अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक समुन्नत आर्थिक स्थिति
मौर्योत्तर काल में ही देखने को मिलती है, जिसका सबसे आसान सा एक प्रमाण कि सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन, सभी सिक्कों को मिला करके सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन मौर्योत्तर काल में ही देखने को मिलता है। एक अगर तुलना कर लिया जाए तो आपको पता है कि जो वैदिक काल का समाज था वो ग्रामीण परिवेश वाला समाज था, और महाजनपद काल से, जिसे द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है, दोबारा से व्यापार वाणिज्य की शुरुआत होती है। तो महाजनपद काल में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था दिघ निकाय। दिघ निकाय पुस्तक में कुल 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद काल में कुल कितने व्यवसाय प्रचलन में थे? 24 प्रकार के। लेकिन तुलना करके बात हो रही है, मौर्योत्तर काल में अगर बात किया जाए, मौर्योत्तर काल में एक किताब जिसका नाम है मिलिंद पन्हो पुस्तक में कुल कितने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख? 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। तो एक तुलना कर सकते हैं कि महाजनपद काल में सिर्फ 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख हो रहा है साहित्यिक स्रोतों में, मौर्योत्तर काल में 75 प्रकार के व्यवसायों का। इस काल में जो व्यवसायी थे, ये जो व्यवसायी थे, व्यवसायी का मतलब कारीगर जो थे, वो कारीगर किस तरह से रहते थे? संगठित होकर के रहते थे, संगठित थे। और इनका जो संगठन था उसको क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। याद करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य। मौर्योत्तर काल के जो व्यवसायी थे या कारीगर थे वो संगठन बना करके रहते थे। जैसे सोना का कार्य करने वालों का एक संगठन, कपड़ों का कार्य करने वाले कारीगरों का, व्यवसायियों का एक संगठन, चीनी तेल का कार्य करने वालों का एक संगठन, व्यापार करने वालों का एक संगठन, और इस संगठन को श्रेणी कहा जाता था। अब यहां पे दो बातें और देखने को मिल रही हैं। शिल्प अर्थात कारीगरी, शिल्प संबंधी जो श्रेणी थी, शिल्प अर्थात कारीगर की जो श्रेणी थी, उसका प्रमुख कौन होता था? उसका हेड भी होगा कोई, तो उसका प्रमुख कौन होता था? तो श्रेष्ठी या श्रेष्ठीन, कुछ भी आवे एक ही चीज है, इसका प्रमुख होता था शिल्प श्रेणी का, कारीगरों का। अब कोई वस्तु बन रही है तो अपने लिए तो बन नहीं रही है, कहीं ना कहीं उसका व्यापार होगा। तो एक और तथ्य बनेगा यहां पे कि व्यापारिक श्रेणी का प्रमुख कौन होता था? व्यापारिक श्रेणी का प्रमुख कौन होता था? तो व्यापारिक श्रेणी का जो प्रमुख होता था उसे जेथक कहा जाता था। क्या कहते थे? जेथक कहा जाता था। अब बहुत सारी अलग अलग कारीगरों की, व्यवसायों की अलग अलग श्रेणियां, संगठन देख रहे हैं। अब कोई अगर समस्या आपस में अगर उत्पन्न हो जाती है, अर्थात किन्हीं दो श्रेणियों के बीच कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो दोनों के बीच संतुलन, सामंजस्य बनाने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो एक शब्द यहां पे निकलेगा, भांडागारिक। भांडागारिक, विभिन्न श्रेणियों के बीच सामंजस्य बनाने वाला अधिकारी कौन था? तो विभिन्न श्रेणियों के बीच, अलग अलग श्रेणियों के बीच सामंजस्य बनाने वाला जो अधिकारी था वो था भांडागारिक। बात समझ में आ रही है आसानी से? ठीक है। संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास की बात किया जाए तो सर्वाधिक समुन्नत स्थिति आर्थिक दृष्टि से मौर्योत्तर काल की ही देखने को मिलती है। अगर एक तुलना किया जाए तो महाजनपद काल से तुलना में महाजनपद काल की एक किताब है, बौद्ध ग्रंथ दिघ निकाय, जिसमें 24 प्रकार के व्यवसाय, जबकि मौर्योत्तर काल की एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, उसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। सीधे सीधे आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि दिघ निकाय में कुल कितने प्रकार के व्यवसायों का, मिलिंद पन्हो में कितने प्रकार के व्यवसायों का, यह भी याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा इस काल के जो कारीगर या व्यवसायी थे वो संगठन बना करके रहते थे,
और उन संगठनों को श्रेणी कहा जाता था। कारीगरों से संबंधित या शिल्प से संबंधित जो श्रेणी का प्रमुख था उसे श्रेष्ठी या श्रेष्ठिन कहा जाता था, और व्यापार कार्य से संबंधित जो श्रेणी होती थी जेठक प्रमुख होता था, और भांडागारिक नाम का अधिकारी होता था जो कि सामंजस्य बना करके विभिन्न श्रेणियों के बीच रहता था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहां पे व्यापार, मौर्योत्तर काल के व्यापार को लेकर के, मौर्योत्तर काल में जो भारत का व्यापार होता था सर्वाधिक किसके साथ, तो मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किन विदेशियों के साथ था, सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध रोमन साम्राज्य के साथ था। याद करेंगे मौर्य काल में आपने देखा हुआ था सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध पश्चिम एशियाई क्षेत्र में जो यूनानी राज्य थे उनके साथ था, यूनानियों के साथ था। लेकिन मौर्योत्तर काल में भारत का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध रोमन साम्राज्य को भी बनाने वाले यूनानी लोग ही थे। लेकिन सीधे सीधे रोमन साम्राज्य याद रखेंगे। मौर्योत्तर काल में भारत का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध रोमन साम्राज्य के साथ था, और इस व्यापार में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो व्यापार हो रहा है, इस व्यापार में और विकास कैसे हुआ, तो इसका एक कारण है कि प्रथम सदी की बात है। एक यूनानी नाविक था, सेलर, जिसका नाम था हिप्पालस ने मानसूनी हवाओं की खोज हुई। अब ये स्पष्ट हो गया कि किस समय किस दिशा में हवाएं चल रही हैं समुद्र के अंतर्गत। अब हवाएं पश्चिम से अगर पूरब चल रही हैं, कौन से मौसम में पर्टिकुलर लगातार हवाएं इस दिशा में चलती हैं, बीच में कहीं अवरोध नहीं होता है। तो अब जहाज लेकर के रोमन साम्राज्य से भारत के तटों पर निकलना आसान हो जाता है। हवाओं की मदद से और जल्दी जहाज पहुंचेंगी, और जब गति मिल जाएगी तो निश्चित रूप से ट्रेड कॉमर्स में और ज्यादा उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो भारत का सबसे ज्यादा व्यापारिक संबंध रोमन साम्राज्य के साथ था, और इस विकास को जब प्रथम सदी में, याद करना है ये भी, प्रथम सदी में एक यूनानी हिप्पालस ने मानसूनी हवाओं की जब खोज कर ली तो और ज्यादा व्यापार में विकास देखने को मिलता है। अब एक तथ्य और यहां पे कि भारत का जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार हो रहा था, तो एक प्रश्न बनता है, यह है नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत, और यह है साउथ इंडिया। एक प्रश्न बनता है, यह है रोमन साम्राज्य। भारत का कौन सा वो क्षेत्र था जिसके साथ रोमन साम्राज्य ने सबसे पहले व्यापार करना शुरू किया, तो भारत का रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार हुआ शुरुआती दौर का, तो आरंभिक जो व्यापार हुआ वो दक्षिण भारत के साथ हुआ। भारत के साथ शुरुआती दौर का जो व्यापारिक संबंध बना रोमन साम्राज्य का, तो रोमन साम्राज्य के व्यापारी सबसे पहले दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आना शुरू हुए। इस बात की जानकारी कैसे मिल रही है? इस बात की जानकारी ऐसे मिल रही है कि जो अब रोमन साम्राज्य में राजा रहे होंगे, मान लीजिए राजा ए है, राजा बी है, राजा सी है, राजा डी है, राजा ई है, अलग अलग समय काल में राजा होंगे। सबसे पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, अलग अलग समय काल में राजा, बिल्कुल क्रम से अगर एबीसीडी राजा हुए। अगर ए का सिक्का भारत में, ए का सिक्का, बी का सिक्का भारत में अगर साउथ इंडिया से मिल रहा है, जबकि डी का और ई का सिक्का नॉर्थ इंडिया से मिल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रोमन साम्राज्य के शुरुआती राजाओं के सिक्के चूंकि दक्षिण भारत से मिल रहे हैं, तो कॉमन सेंस यही कहेगा कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के साथ सबसे पहले इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है आसानी से? दूसरी बात कि भारत के
दक्षिण हिस्से के साथ रोमन साम्राज्य का व्यापार हुआ सबसे पहले, तो आपको पता है कि अगर स्थल मार्ग से व्यापार करना है तब तो स्थल मार्ग से इधर आएंगे उत्तर भारत, लेकिन अगर जल मार्ग से ही आना है तो जल मार्ग से दक्षिण भारत में ही आएंगे, क्योंकि बंदरगाह तो दक्षिण में ही है। कॉमन सेंस यही बता रहा है। जबकि स्थल मार्ग से आने के लिए बीच में अन्य लोगों का राज्य भी पड़ता है, तो बहुत आसान नहीं है स्थल मार्ग से आ पाना। एक बात तो सबसे पहले जो व्यापार संबंध बना दक्षिण भारत के साथ बना, और इतना घनिष्ठ ये व्यापार संबंध बना कि एक समझने की बात है कि यहां पे एक स्थान है अरिकामेडु। भारत के साथ इतना ज्यादा रोमन साम्राज्य का घनिष्ठ संबंध था कि अरिकामेडु कहां पे है? ये पौंडीचेरी के पास है अरिकामेडु। यहां पे अरिकामेडु में पूरी की पूरी रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हुए हैं। आपको पहले भी बताया है, खुदाई से पूरी की पूरी रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हुए हैं। न सिर्फ रोमन बस्ती बल्कि रोमन वस्तुओं के भी साक्ष्य मिले हुए हैं अरिकामेडु से। अब पूरी की पूरी बस्ती ही रोमन लोगों ने बसाई हुई थी, व्यापारियों ने बसाई हुई थी, तो समझ सकते हैं कितना संगठित रूप से भारत के साथ रोमन साम्राज्य का व्यापार कार्य हो रहा होगा। अब एक तथ्य और कि ये जो इतना ज्यादा व्यापार हो रहा है भारत का रोमन साम्राज्य के साथ, तो इस व्यापार की सटीक जानकारी कहां से मिलती है? तो पुरातात्विक साक्ष्य अगर देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्य अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात किया जाए तो अरिकामेडु से खुदाई हुई तो रोमन बस्ती और रोमन वस्तुओं के साक्ष्य मिल रहे हैं। और अगर साहित्यिक स्रोतों की बात किया जाए तो साहित्यिक स्रोतों में एक नाम आएगा पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी आपको पहले से पता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसने लिखा हुआ है? नहीं पता। किसने लिखा हुआ है ये नहीं पता। अर्थात एक अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिससे भारत का रोमन साम्राज्य के बीच जो व्यापार हो रहा था उसकी लगभग संपूर्ण जानकारी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी पुस्तक में देखने को मिलती है। अब कौन कौन सी वस्तुओं का मुख्य रूप से आयात निर्यात होता था वो भी देख लेते हैं। तो भारत का जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, इसमें दैनिक वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं होता था। दैनिक वस्तु का मतलब दैनिक प्रयोग वाली। अब चावल, दाल, गेहूं का आयात निर्यात नहीं हो रहा है। दैनिक प्रयोग उपभोग वाली जो वस्तुएं हैं उनका नहीं हो रहा है। तो किसका हो रहा है? महंगी, विलासितापूर्ण, विलासी, भोग विलास वाली अर्थात भौतिकवादी, या जो कुछ इन क्षेत्रों में अप्राप्त हैं उन वस्तुओं का व्यापार हो रहा है। अब एक प्रश्न और, व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? तो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, अर्थात भारत से ज्यादा इंपोर्ट करते थे रोमन साम्राज्य के लोग। रोमन साम्राज्य की वस्तुएं जब भारत में आएंगी तो भारत से पैसा रोमन साम्राज्य में जाएगा। लेकिन अगर रोमन साम्राज्य के लोग भारतीय वस्तुओं को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और अपने देश में ले रहे हैं, तो बदले में भारत को बहुत ज्यादा मात्रा में धन मुहैया कराएंगे। तो इस भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो व्यापार हो रहा था, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। भारत से वस्तुएं ज्यादा रोमन साम्राज्य में जाती थी, बदले में रोमन साम्राज्य से क्या आता था? भारी मात्रा में स्वर्ण एंड चांदी की मुद्रा आती थी। भारत वास्तव में जो एक कॉन्सेप्ट है सोने की चिड़िया मतलब बहुत ज्यादा सोना यहां पे रोमन साम्राज्य के साथ जो ये मौर्योत्तर काल का व्यापार हुआ,
जिसने भारत में अतिशय संपन्नता ला दिया था। तो सोने की चिड़िया का जो कॉन्सेप्ट है वो मौर्योत्तर काल से ही संबंधित माना जाता है। भारत में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के फलस्वरूप बहुत ज्यादा मात्रा में सोना, रोमन साम्राज्य की बहुमूल्य धातु भारत में इकट्ठी होती चली गई। अब जब इतना भारत में वृद्धि हो रही है इन धातुओं की, मुद्राओं की, और भारत से इतनी सारी वस्तुएं रोमन साम्राज्य में जा रही हैं, तो कोई ना कोई तो विद्वान होगा रोमन साम्राज्य का जिसको यह समझ में आ रहा होगा, जब कोई चिंतन करेगा कि भैया हम तो सामान मंगा रहे हैं लेकिन हमारी सारी मुद्रा भारत को जा रही है, ये तो सोचने की बात है, हमारी अर्थव्यवस्था तो डवाडोल हो जाएगी, अर्थात रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था तो खराब हो जाएगी। व्यापार संतुलन हमारे फेवर में नहीं है बल्कि इंडिया के फेवर में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान जिनका नाम है प्लिनी, नाम सुना है प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक लिखी प्लिनी ने 77 ईस्वी में, कब 77 ईस्वी ये भी याद रखना है, 77 ईस्वी में दुख प्रकट किया। किस बात को लेकर के दुख प्रकट किया? किस बात को लेकर के? भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो व्यापार हो रहा था, जिसमें पलड़ा भारत का भारी था, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, भारत के पास भारी मात्रा में रोमन सोने चांदी की मुद्राएं आ रही थी। इस बात पे दुख प्रकट किया कि भारत के साथ व्यापार करके रोमन साम्राज्य अपना स्वर्ण भंडार लुटा रहा है। किसने? प्लिनी ने। कब? 77 ईस्वी में। भारत रोमन साम्राज्य पे दुख किसने प्रकट किया? प्लिनी ने। बात समझ में आ रही होगी आसानी से। ठीक है भाई, इन सारी बातों को, एक दो बातें और भी हैं, इन सारी बातों को कल नोट कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, सारी नोट कर लेंगे कल। और थोड़ा सा फिर मौर्योत्तर काल में विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित कला स्थापत्य की भी बातें देखने को मिलेंगी। कल फिर यहीं से नोट करने की शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, मिले कल फिर। चले, बिल्कुल खुश रहें, मौज मस्ती के साथ हंसते खेलते पढ़ाई करते रहें। रिवीजन, फिर से मैं कह रहा हूं, रिवीजन किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र होता है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। भारी गलती होगी, समय पैसा दोनों नुकसान होगा। जब भी समय मिले पीछे की सारी चीजों को रिवाइज करते रहना है, तभी ही परीक्षा पास होंगे। और कोशिश करिए कि बैच खत्म होते होते या आपका पेपर होते होते, जब भी पेपर हो, पेपर होने में बहुत टाइम है, अभी फॉर्म आएगा, कब आएगा, फिर 4-5 महीने बाद, 3 महीने बाद पेपर होगा, बहुत टाइम है अभी ये सब। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं। 1 महीने बाद आपकी स्थिति क्या होगी? आप बिल्कुल रेडी होंगे, कभी भी पेपर ले लो, जब भी होगा देखा जाएगा। और प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन कम से कम 10 बार होना चाहिए। कितना भाई? 10 बार होना चाहिए प्रत्येक विषय में। सोचिए कि लोग 1 बार 2 बार पढ़ करके जाते हैं, पेपर देते हैं, तो भी सोचते हैं कि इस बार लेखपाल बन जाएंगे। आप अगर 10 बार कर जाते हैं, 20 बार कर जाइए, कौन पास होगा? आमतौर पे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, जिंदगी में लोग 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते हैं। लेकिन मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि परीक्षा पास करना है, ऑफिसर बनना है, सरकारी विभाग में जाना है, एक ही तरीका है। किसी भी चीज को इतना ज्यादा मत दीजिए कि आपके दिमाग में घर कर जाए, और प्रत्येक टॉपिक को रिवाइज करने के साथ साथ उससे संबंधित 100, 150, 200, 500 प्रश्नों को सॉल्व कर जाइए। काम आसान। लोग 10 साल सरकारी नौकर बनने के लिए परेशान रहते हैं, मैं कह रहा हूं 6 महीने की बात है, रिजल्ट 1 बार में आता है। लेकिन घुमा दीजिए पूरी की पूरी अपनी तैयारी को, ऐसा मत दीजिए कि मक्खन निकल करके ही आए। मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।
जी दीपक, बिल्कुल बिल्कुल तुरंत होगी। जी जी दुर्गेश, बहुत बढ़िया। ठीक है फिर, धन्यवाद।